बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल अरशद एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ चिक। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है सेकेंड ईयर के लिए, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सा कॉन्सेप्ट दूंगा थोड़ा सा आपको, जिससे उम्मीद है कि आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चिक जो है, आप हमें पता है कि ये बर्ड है और एग ले करता है, और ऐसे बर्ड्स जो एग ले करते हों, यानी जो उनकी फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल हो लेकिन डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो, तो उन्हें उन्हें हम कहते हैं ओवीपेरस। ठीक है जी। तो चिक जो है वो क्या है? ओवीपेरस। तो सबसे पहले ओवीपेरस को आपने कभी भूलना नहीं है। तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, इसमें चिक में फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो ये मैंने आपको बताया कि इंटरनल है। ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है? इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है वो क्या है जी? एग लेइंग। ये एग ले करेगा। अब एग लेइंग के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि जो ओवरी से एग निकलने के बाद 2 फीट लॉन्ग ट्यूब से गुज़रता है। 2 फीट लॉन्ग ट्यूब से गुज़रता है एग ओवरी से निकलने के बाद। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इसके बाद एक जगह पे आता है जिसे हम कहते हैं यूटेरस। यूटेरस वो जगह है जहाँ पे एग के ऊपर शेल चढ़ाया जाता है। शेल चढ़ता है और उसके बाद एग को ले कर दिया जाता है। जो एवरेज ड्यूरेशन है एग ले करने की वो 22 टू 24 आवर्स है। ठीक है जी। 22 टू 24 आवर्स है। जो तीसरा स्टेप है वो है जी डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो मैं पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कि ये ओवीपेरस है, यानी कि इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट है। अब इसके बाद इंक्यूबेशन का टाइम आ जाता है। अब इंक्यूबेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड कर देना, स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करना है हमने। ठीक है। अब इंक्यूबेशन जो है आर्टिफिशियली भी की जा सकती है इंक्यूबेटर्स के ज़रिए, और नेचुरली जो है हैंड्स जो होती हैं वो उसके ऊपर अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करती हैं डेवलपमेंट के लिए। वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है वो 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस या होता है। बाद बुक में 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस और बाद में 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस भी कहा गया। और ऑलमोस्ट 21 टू 22 डेज़ में जो है हैचिंग हो जाती है, यानी जो चूज़ा है वो बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है जी? क्लेवेज का मतलब बेसिकली क्या होता है? क्लेवेज का मतलब होता है टूटना, डिवाइड होना, सेल्स का एक से दो में डिवाइड होना। ठीक है। इसे हम बेसिकली क्लेवेज कहते हैं। अब क्लेवेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मेरे पास एक यॉक है। ठीक है। और इसके सेंटर में, यानी इसके ऊपर यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ से क्लेवेज स्टार्ट होती है। इस स्पेसिफिक रीजन में क्लेवेजेस हो रही हैं, इस वजह से इन्हें डिस्कॉइडल क्लेवेज भी कहते हैं। ठीक है। तो अब जो पहली क्लेवेज जो है वो क्या होगी? वर्टिकल होगी, ऐसे। ठीक है। पहली क्लेवेज क्या होगी? वर्टिकल होगी। इसके बाद जो दूसरी क्लेवेज है वो भी क्या होगी? वर्टिकल होगी, इस तरह से। और जो तीसरी क्लेवेज जो है वो क्या होगी? ये देखें, पहली वर्टिकल, तीसरी जो है वो क्या होगी? हॉरिजॉन्टल होगी, इस तरह से। अगर इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम इसको प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये लेट्स सपोज एक एग है, या ये वो रीजन है जहां पे क्लेवेज हो रही है। तो फर्स्ट जो है इस तरह से क्लेवेज होगी। ठीक है। सेकंड इस तरह से, और थर्ड हॉरिजॉन्टल इस तरह से, इस प्लेन से क्लेवेज होगी। ठीक है। और इस तरह से क्लेवेजेस होती रहेंगी और बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। ठीक है जी। बहुत सारे सेल्स यहाँ पे डिवाइड होके एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएगा जी। अब क्लेवेज की बात के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है मोरूला। क्लेवेज में हमने देखा क्या सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रहे हैं, क्लेवेजेस हो रही हैं। पहली क्लेवेज में दो जो हैं, आपने याद रखना है कि दो आपकी वर्टिकल क्लेवेज होंगी, तीसरी जो होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। अब इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो क्या आ जाती है? मोरूला स्टेज। इसमें आपने एक और बात याद रखनी है कि क्लेवेज के दौरान ये जो सेल होते हैं ये यॉक से थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं, यानी ये इस तरह से हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ के यहाँ पे स्पेस सा क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? मोरूला में देखें, अब ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड होकर एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड हैं। तो इस तरह की स्टेज को हम क्या कहते हैं? मोरूला स्टेज, क्लोजली पैक्ड मैस ऑफ सेल। अब और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स।
ठीक है। इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, सेंट्रल होते हैं जो स्मॉल होते हैं, और पेरिफेरल सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं। यहाँ पे आप इधर देख भी सकते हैं कि थोड़े से एलोंगेटेड होते हैं। अब ये जो व्यू है ये किस तरह से है, ये देखें, ये इस तरह से मैं इसको अब इस तरह दिखा रहा हूँ, यानी ये इस तरह है, और यहाँ पे जो है सेंटर में वो आपके जो रीजन है जहाँ ये है ब्लास्टोमियर्स है, और इसको मैं जब इस तरह दिखाऊंगा तो ये वाला व्यू आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये नीचे यॉर्क है, ये वो जो एरिया है वो वाला जो मैंने आपको बताया था कि स्पेस क्रिएट होगी, और ये इन फ्यूचर जाके सब जर्मिनल कैविटी बनाएगी। और ये इसके ऊपर जो दो सेल्स की लेयर है इसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म। ये दो लेयर से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये 2 लेयर्स ही होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म। और ये जो सेंटर में है ये क्या है, ये यॉर्क है। ये आपने याद रखना है कि ये क्या है, यॉर्क। स्टेप जो है मोरोला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है ब्लास्टोला स्टेज। ब्लास्टोला स्टेज में क्या होता है कि ये जो आपकी ब्लास्टोडर्म बनी थी इधर, ब्लास्टोडर्म के सेल्स जो है ये सेंटर की तरफ ऊपर से थोड़ा सा उठ जाते हैं। जब ब्लास्टोडर्म के सेल ऊपर से उठ जाते हैं तो ये जो इधर जो सेल होते हैं वो सारे टूवर्ड्स साइड्स जो हैं, पोल्स की तरफ वो मूव कर जाते हैं। ठीक है। तो ये जो पोल्स की तरफ मूव करके क्लस्टर सा बना देते हैं, ये एक ओपेक से आप याद रखें, इसे कहेंगे ओपेका। ओपेक मतलब कसीफ, जहाँ से रोशनी पास ना कर सकते हो, तो ये ओपेका बना देते हैं। और ये जो बना देते हैं इससे ये जो सेंटर में सिंगल सी लेयर रह जाती है इसे हम क्या कह देते हैं, पेल्यूसिडा। ठीक है। और यहाँ पे ये वही जो एरिया है ये है सब जर्मिनल कैविटी, और ये नीचे यॉर्क है। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जी ब्लास्टोसील। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लास्टोडर्म इस तरह जुड़ी होती है ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, इस तरह से सेपरेट हो जाती है, और सेंटर में एक एरिया बना देती है जिसे हम क्या कह देते हैं, ब्लास्टोसील। अब यहाँ पे ये जो ब्लास्टोडर्म थी, ये जो अपर ब्लास्टोडर्म है, ये आपने याद रखना है कि इसे ये जब डिवाइड हो जाती है तो इसे हम कह देते हैं एपीब्लास्ट। क्या कह देते हैं जी, एपीब्लास्ट। और ये जो नीचे वाली है इसे हम कह देते हैं हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट ने इन फ्यूचर जाके क्या बनाना होता है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाना होता है, एंडोडर्म। ये बात आपने याद रखनी होती है। और ये जहाँ पे ये जुड़े हुए होते हैं इसे हम क्या कह देते हैं, ये जुड़ा हुआ जो जोन है इसे हम कह देते हैं जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है। ये जो सेंटर में है ब्लास्टोसील, अपर लेयर जो है एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट। अब एपीब्लास्ट एक्टोडर्म और मीजोडर्म बनाएगी, और जो नीचे हाइपोब्लास्ट है वो क्या बनाएगी, एंडोडर्म बनाएगी। और जहाँ पे ये यॉर्क के साथ अटैच हुए हैं उसे हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ जंक्शन। ठीक है। और ये वही उसी तरह यॉर्क है, और ये क्या है, सब जर्मिनल कैविटी। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है ब्लास्टोसील के बाद, वो गैस्ट्रोला स्टेज आती है, या उसमें जो प्रोसेस होता है उसे गैस्ट्रोलेशन भी कहते हैं। गैस्ट्रोलेशन बेसिकली क्या है कि द रीअरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स यहाँ पे बन जाती हैं। अब जर्मिनल लेयर्स कौन कौन सी बनती हैं हमने पीछे बात की थी। एक्टोडर्म यहाँ पे बन जाती है, मीजोडर्म बन जाती है, और एंडोडर्म बन जाती है। एंडोडर्म ने हमें पता है क्या बनाना होता है, गट बनानी होती है। ठीक है जी। मीजोडर्म ने आपके एक्टोडर्म ने आपका इंटेगुमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये 2 सिस्टम्स जो है ये एक्टोडर्म बनाती है, और मीजोडर्म जो है ये क्या बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है। ये तो जनरल सा व्यू है, गैस्ट्रोलेशन का जनरल सा व्यू है। इस पे एक मज़ीद पूरा एक टॉपिक में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक ओवरव्यू था डेवलपमेंट ऑफ चिक का यहाँ तक। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।